नमस्कार, मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक, सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत, जो कि समकालीन भारत भाग 2 के अध्याय 4 कृषि का हमें अध्ययन करना है। कृषि के प्रथम भाग का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज बच्चों हम कृषि के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रथम भाग में हमने ऐसे कौन कौन से बिंदु थे जिनका अध्ययन किया था। तो बच्चों, इस पाठ के प्रथम भाग में हमने जो बातें सीखी थी, जिन तथ्यों का अध्ययन किया था, उसमें सबसे पहला है कि भारत में कृषि के विभिन्न प्रकार कौन कौन से थे। हमने कृषि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया था। दूसरा, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं का हमने अध्ययन किया कि भारतीय कृषि में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख विशेषताएं थी, उनका विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया था। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों एवं उनकी उपयोगिता के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ भारत के रेखा मानचित्र पर प्रमुख फसलों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को समझा। हमने मानचित्र के माध्यम से भारत में उगाई जाने वाली जो भी विभिन्न फसलें हैं, उन फसलों की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उनके कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। बच्चों, इस भाग के अंतर्गत हमें जो अध्ययन करना है वह है भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से संस्थागत एवं प्रौद्योगिकी सुधार किए गए हैं, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, तथा वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है। तो आज हम इन प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन इस भाग के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति जो है मंद पड़ जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान जो हैं खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहते हैं। हमारे देश की कृषि को इसीलिए मानसून का जुआ भी कहा जाता है। साथ ही साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की हमें आवश्यकता है। हालांकि भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसे कौन कौन से संस्थागत सुधार किए गए हैं कृषि के क्षेत्र में। तो यहाँ आप देख रहे हैं चार्ट में कि कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, फसल बीमा का प्रावधान, कम दर पर ऋण सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम और न्यूनतम सहायता मूल्य। ये प्रमुख ऐसे 10 बिंदु हैं जिन पर हमें इस अध्याय, इस भाग में हमें सीखना है, उनका अध्ययन करना है। ये वो 10 पॉइंट हैं जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार के द्वारा संस्थागत कृषि के सुधार के रूप में किए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं जोतों की चकबंदी। तो चकबंदी क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्वधारी अर्थात जो खेती या कृषक होता है, जो मालिक होता है खेत का, उन कृषकों के इधर उधर जो बिखरे हुए खेत होते हैं, उन खेतों के बदले में उसी किस्म के कुल उतने ही आकार के 1 या 2 खेत लेने के लिए इनको राजी किया जाता है। इस प्रकार चकबंदी एक परिवार के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने की प्रक्रिया है। अर्थात किसी किसान के छोटे छोटे
कई टुकड़े होते हैं किसान के, अगर किसी ग्राम में वो रहता है तो उस ग्राम में यदि उसके पास 4 खेत हैं और चारों अलग अलग दिशाओं में हैं, तो सरकार ने क्या किया कि उनके चारों जगह बिखरे हुए खेतों को एकत्रित करने का प्रयास किया, उनको एक जगह उनको देने का प्रयास किया गया। तो यह जोतों की चकबंदी थी। चकबंदी करने के बाद क्या लाभ हुए किसानों को, इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ? तो चकबंदी से सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ कि किसानों की जो बिखरी हुई जमीन थी वह एक स्थान पर एक हो गई, उनको इकट्ठी एक जगह खेत मिल गया। दूसरा, किसानों के समय की बचत हुई, किसानों को एक ही बार में बुआई, जुताई तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाने के कारण उनकी कृषि पैदावार में वृद्धि हुई। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं जो कि चकबंदी आ जाने के बाद भारतीय किसानों को लाभ उनसे प्राप्त हुआ। दूसरी यदि हम बात करें सहकारिता तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की, तो जो जमींदारी प्रथा है भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनीतिक सामाजिक प्रथा थी, जिसमें जो भूमि का स्वामित्व है उस पर काम करने वालों का ना होकर के किसी और अर्थात वहां के जो जमींदार हुआ करते थे उनका होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह प्रथा समाप्त कर दी गई और अब खेती करने वालों का हो गया, अर्थात खेत पर जो किसान या कृषक खेती करता था वह खेती पहले उसकी नहीं हुआ करती थी, उस समय वह खेती जमींदार की मानी जाती थी। तो इस प्रथा को समाप्त करके भारत सरकार ने क्या किया कि जो कृषक उस पर खेती कर रहा है वह भूमि उसी कृषक को प्रदान कर दी गई। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम हुआ वह था प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी उसमें भूमि सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। बच्चों, हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी जो है 1951 से लेकर के 1956 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लागू की गई थी। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना की सबसे पहली कोशिश ये थी कि देश को गरीबी के मकड़जाल से किस प्रकार से निकाला जाए। इस योजना को तैयार करने वाले प्रमुख विशेषज्ञों में से एक के.एन. राज भी थे और इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशकों तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए तथा भूमि सुधार को प्रमुख लक्ष्य बनाना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के में निवेश किया गया। इसमें सिंचाई और बांध बनाने के लिए भारत सरकार ने विशेष जोर दिया। आप देख रहे हैं चित्र में कि भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाएं के लिए इसमें धन आवंटित किया गया। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। सन 1966-67 में इसको प्रारंभ किया गया और इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति मुख्य रूप से लागू की गई या जिस पर हरित क्रांति पर जो सबसे अधिक कार्य किया वो भारत के एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जी को भी और एम.एस. स्वामीनाथन जी को। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से है। इसमें फसल उत्पादन में इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि फसल उत्पादन में किस प्रकार से अधिक वृद्धि हो। इसके अलावा पांचवा जो है जो प्रमुख कार्य हुआ वह था श्वेत क्रांति। इसको दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो 13 जनवरी 1970 को मानी जाती है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और मिल्कमैन के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यह जो श्वेत क्रांति है या दुग्ध उद्योग है यह कृषि की एक श्रेणी माना जाता है, अर्थात श्वेत क्रांति को भी कृषि का एक भाग माना जाता है, उसका एक पार्ट माना जाता है, उसी के अंतर्गत इसको चुना जाता है। यह पशुपालन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही लोकप्रिय उद्यम है जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं।
इसके वास्ते गाय, भैंस, बकरियों और कुछ एक अन्य प्रकार के पशुधन के विकास का भी इसमें काम किया जाता है। इसके अलावा हमें जो अध्ययन करना है वह है फसल बीमा का प्रावधान, कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे कृषि के क्षेत्र में जो प्रमुख कार्य किए थे उसमें फसल बीमा का प्रावधान भी है। हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ जाने पर किसानों के सामने ऐसी कोई विधि नहीं थी जिसकी वजह से अपने वो फसल को बचा सकें। उनका जो नुकसान होता था उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने फसल बीमा का प्रावधान किया। प्राकृतिक आपदा हो, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ एवं वित्तीय सहायता देना फसल बीमा का मुख्य उद्देश्य है। सातवां है कम दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें कृषि भी एक प्रमुख क्षेत्र है, को उचित ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता हुई। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने क्या किया, बैंकों को निर्देश दिया कि कृषि क्षेत्र में ऋण आवंटन को प्राथमिकता दी जाए। पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया। इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया पंचवर्षीय योजनाओं में कि वो कृषि को प्राथमिकता देते हुए बजट का आवंटन करें। कृषि में किस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं, सिंचाई के साधन की चाहे सुविधा हो तो या बीजों की उपलब्धता हो, खाद की उपलब्धता हो, तो यह सारे कार्य कम दर पर भारतीय किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य हमारी भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किया गया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, भारत सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड नाम की एक योजना बनाई जिसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के किसानों को आमतौर पर उधारदाताओं, जो उधार उस समय दिया करते थे, जो साहूकार हुआ करते थे, के द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च ब्याज दरों से बचाना था। स्वतंत्रता के पूर्व क्या हुआ करता था कि जो किसान होते थे वह अपनी फसल उगाने के लिए जब उनको धन की आवश्यकता पड़ती थी तो वो साहूकारों से अधिक ब्याज पर उनसे ऋण लेते थे और वह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नहीं चुकता था, जिस कारण से बंधुआ मजदूरी की स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो जाती थी। तो इस योजना के तहत क्या होगा, ब्याज दर को 2% तक कम किया गया, अर्थात कभी कभी भारत सरकार के द्वारा 2% ब्याज पर भी किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा पुनर्भुगतान अवधि, फसल की कटाई या व्यापार अवधि पर आधारित इसको रखा गया। अब ऐसा नहीं था कि किसान जो है उसको ऋण चुकाने के लिए निर्धारित कर दिया गया था कि जब उनकी फसल आ जाएगी, फसल की कटाई हो जाएगी, जब उस फसल को बेच लेंगे उसके बाद उनको ऋण चुकाने की सुविधा प्रदान की गई। तो यह किसान क्रेडिट कार्ड भी भारत सरकार के द्वारा किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जिससे किसानों को लाभ प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने इसमें आर्थिक प्रगति की। भारत सरकार के द्वारा जो 9वां बहुत महत्वपूर्ण कार्य था वो मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम को लागू करना था। मौसम खेती परामर्श सेवा भारत सरकार का एक संस्थान है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली, इसके माध्यम से भारतीय किसानों को मौसम के संबंध में परामर्श दिया जाता है। यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें किसानों को आगामी 4 दिनों में मौसम में होने वाले बदलाव तथा इसके अनुकूल विभिन्न कृषि कार्यों को करने की सलाह दी जाती है। इस समय यह परियोजना भारत के राज्यों में 107 केंद्रों पर कार्यरत है। तो यह जो योजना है मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम की, इससे किसानों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। किसानों को मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर उनको फसल कब बोना है, कब उसकी कटाई करना है, कौन कौन से फसलों को उनको बोना है, इस सभी की जानकारी बुलेटिन के माध्यम से किसानों को प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक ऐप नया लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है मौसम। इस मौसम ऐप के माध्यम से अब प्रत्येक किसान
किसी भी मौसम संबंधी जानकारी को तत्काल प्राप्त कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है न्यूनतम सहायता मूल्य। अक्सर देखा गया है किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब किसी फसल का अधिक पैदावार हो जाती है तो उनको उनका जो खर्च होता है किसी भी फसल को पैदा करने के लिए उनका जो मूल्य लगता है उससे कम मूल्य पर फसल बिकने लगती है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने क्या किया, न्यूनतम सहायता मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक प्रावधान किया। किसानों को उसकी फसल की लागत से ज़्यादा मूल्य मिले, इसके लिए भारत सरकार देश भर में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करती है। खरीदार नहीं मिलने पर सरकार जो है एमएसपी पर किसान से फसल खरीद लेती है तथा इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि अगर देश में फसल का उत्पादन बढ़ता है तो बिक्री मूल्य कम हो जाता है। स्वाभाविक है, अगर उत्पादन बढ़ा तो मूल्य कम होगा, ये अर्थशास्त्र का नियम है। तो इसके आधार पर कृषि उत्पादों के मूल्यों में जब गिरावट को रोकने के लिए सरकार मुख्य फसलों का एक न्यूनतम बिक्री मूल्य, जिसको कि न्यूनतम सहायता मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उसको निर्धारित करती है जो एक सत्र के लिए मान्य होता है। इसके बाद बच्चों हमें जो अध्ययन करना है इस भाग में वह है भूदान या ग्रामदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी ने अपने प्रिय शिष्य विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे जी की गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। महात्मा गांधी जी थे वो ग्राम स्वराज को अधिक महत्व देते थे और उसी ग्राम स्वराज को लेकर के विनोबा भावे जी कार्य करते थे। उनकी इसमें बहुत अधिक आस्था थी, वो भी चाहते थे ग्राम स्वराज हो, ग्राम में अधिक लोगों में उनकी उन्नति हो, उनका आर्थिक विकास हो। तो गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे जी ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत तो कोई वादा नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया कराई जा सकती है, अर्थात उनको ज़मीन उपलब्ध कराई जा सकती है। जो भूमिहीन किसान थे उन्होंने बहुत ही निवेदन से विनोबा भावे जी से कहा कि आप ग्राम स्वराज का संदेश जो देश में गांव-गांव में जाकर लिख कर रहे हैं, लेकिन हम भूमिहीन हैं, हम लोगों के पास खेती नहीं है, हम दूसरे की खेती पर डिपेंडेंट हैं, हम मजदूरी करते हैं, तो क्या हम लोगों को भूमि मिल सकती है, भूमि किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी, इसके लिए उन्होंने निवेदन किया। तो विनोबा भावे जी ने हाल तो कोई वादा नहीं किया लेकिन उनको आश्वासन जरूर दिया। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी जी, बहुत बड़े जमींदार थे उस समय के, वो उसी सभा में मौजूद थे, उठ खड़े हो गए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश कर दी। इसे भूदान के नाम से जाना गया, अर्थात भूमि का दान करना। बाद में विनोबा भावे ने कई और यात्राएं की और अपना यह जो विचार है पूरे भारत में फैला दिया कि जो भी जमींदार है, जो भी दान करना चाहता है, वो गरीबों को भूमि को दान करे। तो भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की, इसे ग्रामदान कहा गया। तो कुछ जो बहुत बड़े जमींदार थे, अच्छे दानवीर थे, उन्होंने कई गांव के गांव दान कर दिए। तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया इस भूदान या ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लें कि यह जो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन है यह रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। अगला है कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत यह 2010 और 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का एक साधन थी।
कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं और भारतीय कृषि में सुधार के लिए जो सरकार द्वारा कार्य किए गए थे वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालय की इसमें स्थापना है। पशु चिकित्सकों सेवाओं एवं पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। तो ये कुछ ऐसे साइंटिफिक कार्य हैं जो भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में किए। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि भारत सरकार का किसानों के लिए इतनी सुविधा देने के बाद भी कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान बनाना क्यों नहीं चाहता है? आज भी किसान क्यों नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो किसान बने? इसके बाद बच्चों हमें अध्ययन करना है वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले समझते हैं वैश्वीकरण का है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है या स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुएं जो हैं या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण करना, या हमारी जो क्षेत्रीय वस्तुएं हैं उनको विश्व स्तर पर ले जाना। इसे ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर के एक समाज बनाते हैं। तो जो वैश्वीकरण है इसका जो रूप है पूरे विश्व के रूप में इसको लिया जाता है। अर्थात हम कोई भी सामग्री है या कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो चाहे उद्योग के क्षेत्र में, जब अब उसका हम विदेशों में निर्यात करते हैं या विदेशों से किसी वस्तु का आयात करते हैं तो यह पूरा वैश्वीकरण का एक भाग है। वैश्वीकरण जो है कोई एक नई घटना नहीं है। औपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले जो हैं विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसल को उगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत में निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। यह प्राचीन समय से भारतीय मसाले जो हैं पूरे विश्व समुदाय में निर्यात किए जाते रहे हैं, आज भी निर्यात किए जा रहे हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए थे और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में इसका निर्यात किया जाता था। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म का कपास उपलब्धता पर फली फूली। तो जो लिवरपूल और मैनचेस्टर का वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग फला फूला, वहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़े कारखाने लगे, बड़ा उद्योग स्थापित हुए, उसकी जो प्रमुख देन है वो भारतीय बाजार से गया हुआ कपासी है। इसके बाद आता है बिहार का चंपारण आंदोलन, जिसको कि नील क्रांति कहा जाता है। यह 1917 की घटना है। इसकी शुरुआत जो है कि नील क्रांति क्यों हुई, क्यों चंपारण आंदोलन हुआ, तो इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया। यह क्षेत्र कौन सा था? यह बिहार का चंपारण क्षेत्र था। नील जो है ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। एक किसान इसलिए भड़क गए क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया। अर्थात जो उनका मुख्य भोज्य था, खाद्य पदार्थ था, धान थी, उस फसल को उगाने के लिए उनको मना कर दिया गया था। किसानों को उनके सबसे उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी, मगर नील की खेती के साथ एक ये भी परेशानी थी कि उसकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी होती थी, वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, अर्थात उसकी जो उर्वरकता थी वह कम हो जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर धान की खेती भी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से किसान चाहते थे कि हमारे क्षेत्र पर, हमारे इन खेतों में नील की खेती ना की जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराई, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई, उनको मारा गया। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार से नील की खेती न करने पर किसानों को प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे में एक किसान जिनका नाम था पंडित राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी से मुलाकात की। वो उनसे बिहार के नील किसानों की दुर्दशा देखने को संज्ञान में लेने के लिए उनसे कहा। इसी के बाद 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की
और यहाँ से चंपारण आंदोलन हुआ जिसको नील क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, एक नया अध्ययन और हमें इसके अंतर्गत करना है, जो मुख्य टॉपिक है कि वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां आई। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद जो है भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहकारी या सरकारी सहायता दी जाती है। वह सुविधा हमारे देश में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश के किसान जो हैं अन्य दूसरे देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह जाते हैं। आज भारतीय कृषि जो है वो दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो हमें क्या करना होगा? सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना चाहिए। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा किया, परंतु यह कई विवादों में घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग और जल स्रोतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का जो है निम्नीकरण हुआ है, अर्थात भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है वो खत्म हो गई है। तो आज जो हमें आवश्यकता है, जीन क्रांति की आवश्यकता है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। तो आइए समझते हैं कि जीन क्रांति क्या है। हरित क्रांति और जीन क्रांति को हमें पारस्परिक रूप से समझना होगा। तो हरित क्रांति जो है पारंपरिक प्रजनन विधियों पर निर्भर है, एक गहन पादप प्रजनन कार्यक्रम है यह, जबकि जो जीन क्रांति है वो सूक्ष्म जीव विज्ञानी तकनीकी के आधार पर हेरफेर की गई फसल विशेषताओं का परिणाम है। हरित क्रांति में जहां क्रॉस ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर और भ्रूण स्थानांतरण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जीन क्रांति में जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित जीन गन जैसी तकनीकी आधारित कृषि की जाती है। भारतीय किसानों को अपनी उपज एवं आय बढ़ाने के लिए निम्न उपाय हमें करना चाहिए। पहला, किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए, फसलों की अदला बदली, और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ साथ पर्यावरण न्यूनीकरण में भी कमी आएगी। फसलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों जिसमें जफरोटा और जोजोबा है, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता इसमें होती है। अर्थात हमें जो फसल हैं बायोडीजल फसल, उनको फूल सब्जियों को उगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है पानी या सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है। जबकि अगर हम चावल या गन्ने की खेती करते हैं तो इसमें हमें सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता के आधार पर विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। अर्थात हमें अधिक से अधिक ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जो हमें अधिक से अधिक नकदी प्रदान कर सकें, अधिक से अधिक जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आइए इस पाठ का हम पुनरावलोकन कर लें कि अभी इस पाठ के अंतर्गत हमने कौन कौन से ऐसे मुख्य टॉपिक है जिनका अध्ययन किया है। तो भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार किए गए, इसका भी हमने अध्ययन किया। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार उत्पादन में क्या योगदान है, हम लोग ने इसका अध्ययन किया। भूदान या ग्राम दान आंदोलन क्या है, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, नील क्रांति क्या है तथा जीन क्रांति क्या है, इन प्रमुख बिंदुओं का अभी हमने अध्ययन किया है। बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपको इस पाठ से संबंधित गृहकार्य करना है। आपके लिए 2 प्रश्न हैं। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। दूसरा, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए।